बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 340 मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम इधर गेट पर ही रहना दाऊद, मैंने तेमकाना अंदाज में कहा। हम ऊपर जा रहे हैं। अगर फुआद किसी तरह हमें जुल देने में कामयाब हो जाए और फरार होने की कोशिश करे तो तुम उसे कोई मौका ना देना, बल्कि तुम ये छोटा गेट भी बंद कर दो। मैंने मेन गेट के अंदर वाकई छोटे गेट की जानिब इशारा किया। उसे रोकने के लिए तुम हर सख्ती कर सकती हो। ये सारी मुकालमाबाजी में ड्रामे में हकीकत का रंग भरने की खातिर कर रहा था और मुझे अपनी इस कोशिश में हद दर्जा कामयाबी हासिल हुई। चौकीदार इस तरह मेरे अहकाम की तामील करने लगा जैसे उसने मेरी बातों को मनोअन दुरुस्त मान लिया हो। दहशतगर्द का हवाला खासा मौसर साबित हो रहा था। मैंने शहजाद को आंखों में इशारा किया और हम तेज कदमों से चलते हुए 13D की तरफ बढ़ने लगे। चौकीदार ने मुझे मज़कूरा फ्लैट की लोकेशन बता दी थी। वैसे जरगुल की फराम करदा इतलात भी मेरे जहन में महफूज थी। 13D सेकंड फ्लोर पर वाक़ एक B कैटेगरी फ्लैट था। चौकीदार के मुताबिक जहांगीर फुआद एक किराएदार की हैसियत से वहां रह रहा था। शहजाद ने कहा, पहला मरहला बासानी तय हो गया। लगता है फुआद नाम बदल कर यहाँ रह रहा है, लेकिन गूंगी बीवी का किस्सा समझ में नहीं आ रहा। हम तेजी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। मैंने उसके जवाब में कहा, गूंगी बीवी वाला किस्सा लोगों को दिखाने के लिए है। खुद को मुअज़्ज़ज़ और शरीफ शहरी जाहिर करने के लिए उसने तंजीम ही की किसी औरत को अपने साथ रख लिया होगा और मुझे यकीन है वो औरत कुव्वत गोयाई से माला माल होगी। शहजाद ने तरंग में आते हुए कहा, वहीदान तुम उस गूंगी की जबान खुलवाना, मैं फुआद की जबान बंद करने का काम करूंगा। कमबख्त ने नाम भी बदला तो अपने ही एक बागी साथी का नाम उसे पसंद आया। शहजाद का इशारा उस जहांगीर की तरफ था जो CFK से इनहराफ के बाद मुझसे आ मिला था, लेकिन फिर अचानक मंजिल से गायब हो गया। इम्कान इसी बात का था शोएब घोरी ने उसे ठिकाने लगवा दिया होगा। CFK जैसी तंजीमों में राज और राजदारी को बहुत अहमियत दी जाती है और जहांगीर ने फुआद की मौजूदगी में गुलिस्तान जोर वाले फ्लैट पर जो इंकशाफ किए थे उसके बाद तंजीम के लिए जहांगीर की हैसियत किसी खाली कारतूस की सी थी और खाली कारतूस को बेल्ट में परो कर सीने पर सजाया जाता है और ना ही राइफल की जीनत बनाया जाता है। इस खोखली शय को हकीर और बेवकत जानकर पांव तले रोन दिया जाता है। हम मतलूबा दरवाजे पर पहुंचकर रुके तो मेरी निगाह में चंद रोज पहले का एक मंजिर घूम गया। एक रात मैं और शहजाद इसी तरह जहांगीर और फुआद की सरकोबी के लिए गुलिस्तान जोर के फ्लैट नंबर D 308 पर पहुंचे थे और चंद खुशगवार और नाखुशगवार यादें रकम करके आए थे। मेरे इशारे पर शहजाद ने फ्लैट के दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। डोरबेल को हमने दानिस्ता नजरअंदाज कर दिया। पहली दस्तक बेअसर साबित हुई। दूसरी मरतबा शहजाद ने कदरे ज्यादा कुव्वत सर्फ की तो अंदर कुछ इस किस्म की आवाजें उभरी जैसे वो लोग दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हो गए हों और अब तब में दरवाजा खुलने ही वाला हो। इसी कैफियत में 10 सेकंड गुजर गए और दरवाजा ना खुला तो एक मरतबा फिर दस्तक का अमल दोहराया गया। इस दरवाजे में आई गिलास नसम नहीं था। मेरी छठी मुझे आगाह कर रही थी दरवाजे के पीछे कोई मौजूद है और दरवाजा खोलने में पसो पेश से काम ले रहा है। वहां यकीनन फुआद होगा या उसकी बीवी मार्का, साथी या फिर वो दोनों भी हो सकते थे। इससे पहले कि मैं शहजाद को एक मरतबा फिर दस्तक का इशारा करता, दरवाजे की अंदरूनी कुंडी गिरने की आवाज आई। मैंने अपने लहजे में हस्बे जरूरत तब्दीली करते हुए कहा, जहांगीर दरवाजा खोलो, मैं दाऊद हूँ, यहाँ का चौकीदार। चंद लम्हात की खामोशी के बाद दरवाजा नीमा हुआ और नींद में डूबी नुस्वानी आवाज में गूं गां उभरी। वो मेरी इस वक्त आमद के बारे में इस्तफसार कर रही थी। गोया फुआद ने गूंगी चाल चली थी। शहजाद ने पलक झपकने में मेरा इशारा पाकर दरवाजे को एक जोरदार धक्का दिया। दरवाजे का पट गूंगी के मुंह पर लगा और वो उल्टे कदमों कई फुट पीछे जा गिरी। हम भरा मार कर फ्लैट के अंदर दाखिल हो गए। उस औरत की दर्दनाक गूंगी कराहें उभरने लगी। उसके साथ बुरी हुई थी। उस लम्हे खुले हुए दरवाजे के पट के पीछे से एक साया नमूदार हुआ और उसने बड़ी फुर्ती से शहजाद की कमर पर लात रसीद कर दी। वो फवाद के सिवा और कोई नहीं हो सकता था जो दरवाजे की ओट में छुप कर सूरतेहाल को भांप लेने की कोशिश कर रहा था। जब उसकी सूरत मेरी नजर में आई तो मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई, वो फवाद ही था। मैंने एक झटके से फ्लैट का दरवाजा बंद किया और फुआद की जानिब लपका जो जमीन पर गिरे हुए शहजाद को दबोचने की कोशिश कर रहा था। सेकंड के आधार में इससे में मैंने अंदाजा लगा लिया कि फवाद शहजाद से ज्यादा उसकी कलाशनकोफ में दिलचस्पी ले रहा था ताकि पासा पलट सके। मैंने आगे बढ़कर अपने वजनी बूट से फवाद के थोबड़े पर एक कारी जरब लगाई। वो तकलीफ की शिद्दत से करा उठा और कलाशनकोफ पर से उसकी गिरफ्त खत्म हो गई। मैंने कॉलर में हाथ डालकर उसे झटका दिया और उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया। वो जमीन बोस गूंगी पर जा गिरा। मैंने ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हुए उसे मुखातिब किया, हेलो मिस्टर फुआद, तुम जहांगीर कब से बन गए? वो चौंक कर मुझे देखने लगा, फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने उसके चेहरे पर खौफ व इराज को मंडलाते देखा। वहशत भरी आवाज में बोला, वहीदान ये तुम हो? वो शायद अब तक हमें पुलिस वाले ही समझ रहा था। शहजाद के नाम से वाकिफ नहीं था, इसलिए मुझे मुखातिब कर रहा था। हम जिस धुआंधार अंदाज में फ्लैट के अंदर दाखिल हुए थे उसे फौरी तौर पर फुआद को हमारी सूरतों पर ध्यान देने का मौका नहीं मिला था।
मैंने फुआद को अपनी निगाह में रखते हुए तहकीर अमेज लहजे में कहा, तुम क्या समझ रहे थे? यूं छुप कर तुम मेरे हाथ से बच जाओगे? मैं तुम्हें तुम्हारे बास और बिग बास को कब्र के किनारे तक हिरासत करूंगा। क्या चाहते हो तुम? उसने मेरे चेहरे को देखते हुए कहा। मैंने कहा, मैं तुमसे जो कुछ भी चाहता हूँ वो यहाँ मुमकिन नहीं, खास तौर पर तुम्हारी गूंगी बीवी की मौजूदगी में तो ये इंतहाई वाहियात होगा। ये बेचारी क्या समझेगी? हम जबान वाले इतने ही बेहुदा होते हैं और फिर मेरे पास इतना वक्त भी नहीं। इसी दौरान में शहजाद ने गूंगी के दुपट्टे को रस्सी की शक्ल देकर उसके दोनों बाजू कलाइयों के मुकाम से पुश्त पर बांध दिए और मेरी तरफ देखते हुए बोला, बैतान, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। मैंने फुआद को मुखातिब करते हुए कहा, हाँ भाई, शराफत से हमारे साथ चलोगे या फिर तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूं? तुम लोग हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? उसने हिरासा लहजे में दरियाफ्त किया। फुआद इतना बुज़दिलियां गया गुजरा नहीं था, लेकिन गन पॉइंट ने उसे बेबस करके रख दिया था। शहजाद ने गूंगी को जकड़ने के बाद फुआद को कलाशनकोव के निशाने पर रख लिया था। उसकी आंखों में गैज़ो गजब ठाठे मार रहा था। शायद उस किक का नतीजा था जो थोड़ी देर पहले फुआद ने उसकी कमर पर रसीद की थी। उसके सवाल पर शहजाद ने फुनकार कर कहा, हम तुम दोनों को अपनी लेबोरेटरी में लेकर जाएंगे जहां तुम्हारा मेडिकल टेस्ट होगा। तुमने पहले भी कई लूली लंगड़ी और अंधी बैरी लड़कियों को शादी के नाम पर बहुत धोखे दिए हैं। देखना होगा तुम इस गूंगी का शोर बनने के काबिल भी हो या नहीं। बात खत्म करते ही उसने जेरे हिरासत औरत की जानिब इशारा किया। गूंगी ने चमकी हुई नजर से शहजाद को देखा। उसकी आंखों में हैरत और बेयकीनी थी। शायद शहजाद की बात उसे पसंद नहीं आई थी। उसके चेहरे पर नागवारी के तासरात उभर आए। उसकी उम्र लगभग 35 साल रही होगी। वो एक म्याना कद और दुबली पतली सांवली औरत थी। उसके गूंगी होने या ना होने के बारे में हतमी तौर पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता था। मुझे शहजाद की इस बात से 100% इत्तेफाक था कि हमें इस फ्लैट में या इस इमारत में ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। मैंने फुआद की तरफ देखते हुए कहा, हम पुलिस वाले हैं, ये बात जहन में बिठा लो। मेरे लहजे में संगीनी झलकती थी। तुम दोनों को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। बाहर हमारी गाड़ी खड़ी है। जरूरी तफ्तीश के बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लिहाजा मैंने जुमला अधूरा छोड़कर उसकी आंखों में बड़ी दूर तक झांका और सफाकी से कहा, तुम लोग शराफत का मुजाहरा करना। इस बिल्डिंग वालों को मैं तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ कि तुम एक खतरनाक दहशत कर दो। चुनाचे अगर तुमने किसी मुहिम जोई की कोशिश की तो पुलिस मुकाबले में मारे जाओगे। और याद रखना, तुम्हें शूट करने में मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। मेरी बात तुम्हें समझ आ गई होगी। मेरे अंदाज में भरी हुई सफाकी और वहशत ने फुआद को बाबर करा दिया कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस पर बिला ताखीर अमल भी कर डालूंगा। उसे मेरे सवाल के जवाब में सर को तफहीमी जुम्बश थी। मैंने इज़्ज़त तकद्दुम के तौर पर मजीद कहा, अगर मेरी हिदायत पर मनोवन अमल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी सलामत रहेगी। मैं जरूरी पूछताछ के बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने बेतबारी से मुझे देखा। उसका ये रद्द-ए-अमल ऐन फितरी था। असूली तौर पर उसे मेरी बात का यकीन नहीं करना चाहिए था। शोएब गौरी और मेरे दरमियान दुश्मनी की जो बिसात बिछी हुई थी उस पर अरीफ के किसी भी अदना से अदना मोरे के लिए भी छूट नहीं थी। फुआद के पास कोई जाए फरार नहीं थी, इसलिए वो हमारी बात मानने पर मजबूर हो गया। हम सब आगे पीछे चलते हुए मेन गेट पर पहुंच गए। मैंने गूंगी के बंधे हुए हाथों को दुपट्टे की गिरा से थाम रखा था। फवाद शहजाद की गन के टौके पर चल रहा था। गेट के नजदीक चौकीदार के अलावा भी 3 अफराद खड़े नजर आए। वो वहीं के रहने वाले दिखाई देते थे। उन लोगों की सरगोशियों से अंदाजा हुआ कि हमारी इस कार्रवाई की खबर चौकीदार तक महदूद नहीं रही थी और ये एक खतरनाक सूरत हाल थी। किसी वक्त कोई भी अपसेट हो सकता था। वहां मौजूद अफराद में से किसी का ध्यान हमारे कंधों या कमर वगैरह की तरफ चला जाता तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। उसके बाद हमारे नकली होने का राज खुल जाता। मैंने चौकीदार के पास पहुंचकर सबकी तरफ देखते हुए बावाज़े बुलंद कहा, तुम लोग अपने अपने घरों में जाकर आराम से सो जाओ। हमने इस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। किस्मत मेहरबान थी कि किसी ने हमसे कोई टेढ़ा या तीखा सवाल नहीं किया। चौकीदार ने बड़ी सूरत से आगे बढ़कर हमारे लिए गेट खोल दिया। हम गेट उबूर करके अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गए। फुआद ने नाई शराफत का मुजाहरा करते हुए इसी दौरान अपनी गर्दन झुका रखी थी, लेकिन नीम तारीकी में आते उसकी शराफत का पोल खुल गया। वो किसी उम्दा मौके की तलाश में था और ऐसा मौका नीम तारीकी ने उसे फराहम कर दिया। हम ये लोग डाई से चंद कदमों के फासले पर थे कि फुआद ने गन की परवाह किए बगैर अचानक एक जानिब दौड़ लगा दी। इस सूरत हाल ने हमें बुखला कर रख दिया। मैंने गूंगी को एक जानिब धक्का दिया और तुर्श लहजे में शहजाद से कहा, तुम गाड़ी लेकर मेन रोड की तरफ आओ, मैं इस सुरमा के बच्चे को देखता हूँ। बात खत्म करने से पहले मैं फुआद के पीछे लपक चुका था। फुआद ने उसी स्ट्रीट पर दौड़ लगाई जो आगे जाकर मेन रोड से मिल जाती थी। वो चाहे कितना भी तेज रफ्तार होता लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। मैंने चीते की फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मस्जिद बैतुल मुकर्रम के नजदीक उसे जा लिया। इसी दौरान में शहजाद ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए गन को जामन से बचाए रखा, वरना रात के आखिरी हिस्से में होने वाली फायरिंग की धड़धड़ाहट वहां के ख्वाबीदा लोगों की नींद खराब कर देती। हम किसी किस्म की बदमजगी से गुजरे बगैर वो मिशन पूरा करना चाहते थे। फुआद ने ना पाए रफ्तन ना पाए बांधन वाली सूरत हाल देखी तो मुकाबले के लिए तन कर मेरे सामने खड़ा हो गया। उसी वक्त शहजाद भी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। फुआद की गूंगी साथी को शहजाद ने हुंडाई की अकबी निशिस्त पर डाल दिया। सरगुल पैसेंजर सीट पर मौजूद थी। शहजाद ने सिचुएशन की मुनासबत से बड़ी उम्दा फुर्ती का मुजाहरा किया।
उसने गाड़ी इस तरह रोकी कि फवाद गाड़ी और मेरे दरमियान फंस कर रह गया। मैंने उसकी आंखों में ऐसा तासर देखा जैसे वो एक मरतबा फिर भागने की तैयारी कर रहा हो। मैंने उसे कोई मौका ना दिया और कबल इसके कि वो अपने इरादे को अमली जामा पहना था, मैं हरकत में आ चुका था। मेरी बर्क रफ्तार फ्रंट पुश किक उसके सीने पर पड़ी। ये एक तूफानी ठोकर थी। वो हवा में परवाज करते हुए अकबी समत किया और गाड़ी के बोनट से टकरा गया। टकराव खासा शदीद था। उसकी कमर पर खतरनाक चोट आई और वो बावाजे बुलंद चीखने पर मजबूर हो गया। बयान वाहिद में उसके सर पर पहुंच गया। वो कराते उठकर खड़ा हुआ ही था कि मैंने उसके जबड़े पर एक घूंसा रसीद कर दिया। उसका चेहरा दूसरी जानिब घूम गया। मैंने उसकी गर्दन पर बाजू लपेटा और उसे नीचे झुकाते हुए उल्टी एड़ी की एक ठोकर उसके चेहरे पर सब्त कर दी। फवाद चिल्लाते हुए मुगल्लदात बकने लगा। मेरे पास खेल कूद की फुर्सत नहीं थी, लिहाजा मैंने उसकी मुजाहमत को नीस्तो नाबूद करने के लिए 3-4 नपे तुले वार किए और वो सड़क पर गिर कर खांपने लगा। उसकी हालत बहुत बुरी थी। आइंदा 1 मिनट के अंदर मैंने शहजाद की मदद से फवाद को हुंडई की अकमी निशस्त पर पहुंचा दिया, जहां उसकी नाम निहाद बीवी पहले से मौजूद थी। मजीद पैकिंग के लिए मैं भी घुसकर अपनी निशस्त पर बैठ गया। मेरे इशारे पर शहजाद ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। गूंगी के हाथ उसकी पुश्त पर बड़ी मजबूती से बंधे हुए थे। इस बात के इम्कान 0 से ज्यादा नहीं थे कि वो अपनी जानिब का लाक हटाकर गाड़ी से बाहर कूदने की कोशिश करती। उसकी तरफ से चीखने चिल्लाने का अंदेशा भी नहीं था। फवाद को मैं पूरी तरह फिट कर रखा था। उसके जहन पर मजीद दहशत बिठाने के लिए मैंने पिस्टल की बेरहम नाल को उसकी पसलियों से लगा रखा था। शहजाद बड़ी महारत से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जब हमने हसन स्क्वायर का सिग्नल अबूर किया तो उसने बुई से पूछा, वैदान जाना कहाँ है? उसके लहजे में हद दर्जा एहतियात और संजीदगी थी। मैंने गंभीर आवाज में कहा, जहाँ से तुम आए हो वहां तो हरगिज नहीं जाना। मैं फैसल वाले मामले को हर किस्म के मसाइल से अलग रखना चाहता था। शहजाद ने बदसूर संजीदा लहजे में इस्तफसार किया, तो क्या वहां चलें जहां से तुम आए हो? यह भी किसी तौर मुनासिब नहीं। मैंने हतमी अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। तो फिर शहजाद के इस्तफसार में इस्तेजाब उतर आया। मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई और ठिकाना नहीं है? शोएब गोरी पर यह राज खुल चुका था कि मिनास बाकर मेरा पुश्त पना बना हुआ है, लिहाजा ऐसी किसी भी जगह पर फवाद और उसकी गूंगी साथी को ले जाना मुनासिब नहीं था जो बिल वास्ता या बिला वास्ता मिनास बाकर से कहीं से भी रिलेटेड हो। इस तरह शोएब गोरी या चौधरी नवाजिश का नेटवर्क मुझ तक और फैसल तक पहुंचने की कोशिश कर सकता था। कम से कम कल रात तक तो मैं इस नोयत का कोई रिस्क लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। शहजाद ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया, मेरे पास 2 महफूज ठिकाने हैं जिनमें हल्के हल्के टार्चर का मुनासिब सामान भी मौजूद है। जरा तवक्कुफ देकर उसने इजाफा किया, एक सेल सरजानी टाउन में है और दूसरा कॉलोनी में। ये दोनों अड्डे आबाद इलाके से काफी हटकर हैं। वहाँ की जाने वाली कार्रवाई किसी की नजर या समा तक नहीं पहुँचती। फवाद तो हैवान है ही है। मुझे यकीन है टार्चल सेल में पहुंचकर इसकी गूंगी बीवी कुव्वते गोयाई से मालामाल हो जाएगी। शहजाद के लहजे से अयान संगीनी ने फवाद को एक झुरी लेने पर मजबूर कर दिया। वो मेरी जानिब गर्दन घुमाने के बाद बोला, आप लोग बहुत पछताओगे। इस बात का फैसला तो बाद में होगा कि हम में से कौन पछताएगा। मैंने पिस्टल की नाल पर दबाव बढ़ाते हुए ठोस लहजे में कहा, फिलहाल तो तुम इस बात को ज़हन में बिठा लो कि अगर तुमने अब बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी पसलियों में खवादान बनाने में एक लम्हे की ताखीर नहीं करूंगा। जिंदगी से जरा भर भी दिलचस्पी है तो जबान पर ताला डालो। जब तक तुमसे कोई सवाल ना किया जाए तुम्हें खामोश रहना है। वो बेबसी से गर्दन झटक कर रह गया। मैंने शहजाद को मुखातिब करते हुए कहा, सरजानी टाउन तो बहुत दूर है। मेरे ख्याल में कॉलोनी वाला ठिकाना हमारे मकसद के उसूल के लिए ज्यादा मुनासिब रहेगा। शहजाद ने सर को इस बाती जुम्बश दी और गाड़ी को कॉलोनी की जानिब दौड़ाना शुरू कर दिया। इस वक्त तक कॉलोनी इतना आबाद नहीं था, फिर यह बाकी शहर से भी खासा कटा हुआ था, इसलिए रात के आखिरी पहर वहां अंधेरे और सन्नाटे की अमलधारी थी। कयूमाबाद और क्रॉसिंग के दरमियान सफर करते हुए तो यूं महसूस हुआ जैसे हम तारीकी के किसी अमीर गार से गुजर रहे हों। मैंने एहतियातन अपने शिकार को हेड डाउन के अहकाम दिए ताकि वो शहजाद के उस खुफिया ठिकाने का महल वकूअ ज़हन नशीन ना कर सकें। मंजिल मकसूद पर पहुंचने के बाद मैंने उन्हें सर उठाने की इजाजत दे दी। शहजाद का ठिकाना कॉलोनी के आबाद हिस्से से काफी आगे था। हम गाड़ी समेत एक इहाते में दाखिल हो गए। वो लगभग 120 गज का प्लाट था जिसमें 4 दीवारी के अंदर बड़े साइज का सिर्फ एक ही कमरा बना हुआ था। गाड़ी को इहाते में छोड़कर हम उस कमरे में आ गए। दाखिले से पहले शहजाद ने कमरे की वाहिद लाइट ऑन कर दी। इस कमरे में सामान के नाम पर एक सिंगल बेड, एक छोटी मेज और 4 आहनी कुर्सियों के सिवा और कुछ दिखाई ना दिया। मैं तवक्को कर रहा था कि दीवारों पर टार्चर के आलात नजर आएंगे, लेकिन वहाँ ऐसी कोई शय मौजूद ना थी। मुमकिन है शहजाद ने इन लोगों को खौफजदा करने के लिए टार्चर वाली बात की हो और यह भी हो सकता है मज़कूरा आलात कहीं छुपा कर रखे गए हों। बेड के नीचे एक पुराना सा जस्ती संदूक रखा हुआ था। एज़ा रिसानी में इस्तेमाल होने वाले मखसूस आलात इस संदूक में भी हो सकते थे। हमने फवाद की गूंगी को एक दीवार के साथ खड़ा कर दिया और खुद आहनी कुर्सियों पर बैठ गए। मैंने पिस्टल जेब में रख लिया था। ताम शहजाद ने उन दोनों को कलाशनकोफ के निशाने पर रखा हुआ था। मेरी इस्तफसार पर जब शराफत की जबान फवाद की समझ में नहीं आई तो शहजाद ने उसकी अच्छी खासी मुरम्मत कर डाली। वो पहले ही बुरी तरह जख्मी था। शहजाद ने उसे पीट कर रख दिया।
2 मिनट बाद फवाद कमरे के फर्श पर अकड़ों बैठा था और इस तरह के उसके दोनों हाथ जमीन पर फैले हुए थे। हथेलियों का रुख ऊपर की जानिब था। इन हथेलियों के ऐन वस में आहनी कुर्सी के पाए महफूज थे और मजगूरा कुर्सी पर शहजाद भनफ से नफीस मौजूद था। उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, वहीदान, अभी मैंने पूरा जोर नहीं डाला और इस नापाक जानवर की हालत गैर हो रही है। तुमने जो पूछना है पूछ लो। अगर इसने किसी गलत बयानी से काम लिया या तुम्हें मिस गाइड करने की कोशिश की तो मैं आराम से फैल कर बैठ जाऊंगा। कुर्सी के पाए इस मरदूद की हथेलियों में गड़ेंगे तो इसकी तमाम तर तुर्की शुद्ध हो जाएगी। फवाद सूरत की संगीनी और हमारे बेरहम इरादे से पूरी तरह आगाह हो चुका था। उसके चेहरे पर खौफ और वहशत के साए लहराने लगे। उसे यकीन हो गया उसकी जान छूटने वाली नहीं, लिहाजा उसने ताउन पर आमादगी ही में आफियत जानी और अच्छे बच्चे की तरह मेरे सवालात के ठीक ठीक जवाब देने पर आमादा हो गया। उसकी गूंगी साथी औरत का नाम अतिया था और वो वाकई ही गूंगी थी। अतिया का CFK से कोई ताल्लुक नहीं था, ना ही उसे ये मालूम था कि फवाद इस खतरनाक तंजीम के लिए काम करता है। फवाद ने चंद रोज पहले अतिया को फंसाया था और उससे शादी का वादा कर रखा था। पता नहीं अतिया की क्या मजबूरी थी कि वो उसके साथ रहने के लिए आमादा हो गई। फवाद जैसे लोग बेसहारा और मजबूर लड़कियों को ऊंचे ख्वाब दिखाकर अपने जाल में फांसने के माहिर होते हैं। अतिया के साथ मियाँ बीवी की हैसियत से रहते हुए फवाद ने बड़ा मुअज़्ज़ज़ मुकाम हासिल कर लिया था। बहरहाल अतिया हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। मैंने फवाद से पूछा, तुम्हें रिहायशी इलाके में इस तरह छुप कर रहने की क्यों जरूरत पेश आ गई? तुम लोगों का रहन सहन और तर्ज जिंदगी तो बहुत मुख्तलिफ है। आजकल बहुत सख्ती हो रही है। वो नापसंदीदा नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुमने हमारा जोहर वाला ठिकाना देख लिया था और बिग बास के हवाले से बहुत सारे राज जहांगीर की हिमाकत से तुम्हारे सामने खुल गए थे। फिर यूरोपीय सफीर जिम बरोन वाला मिशन भी तुम्हारी वजह से नाकाम रहा और नजीबुल्लाह सिराज अहमद वगैरह पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बाद साउथ वाले ऑपरेशन में भी हमारे 3 बंदे गिरफ्तार हो गए। इसलिए ऊपर से खासी सख्ती की जा रही है। खास तौर पर मुझे किसी सरगर्मी की इजाजत नहीं। तुम यूं समझ लो मैं इन दिनों छुट्टी पर हूँ। बकवास मत करो छुट्टी के बच्चे, मैंने दाड़ कर कहा। तुम्हारी कोई सरगर्मी मुझसे पोशीदा नहीं। तुम बड़ी बाकायदगी से गार्डन ईस्ट के चक्कर लगाते हो। वो चौंकर सरासीमा अंदाज में मुझे देखने लगा। उसी लम्हे शहजाद ने कुर्सी के पायों पर वजन बढ़ा दिया। फवाद के हल्क से एक वहशतनाक चीख बुलंद हुई। मैंने बेरहम लहजे में कहा, फवाद, तुम्हारी जरा सी गलत बयानी भी क़यामत ढा सकती है। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी तरफ से या शोएब होरी की जानिब से या CFK से मुतल्लक किसी मामले से गाफिल हूँ। तुम फ्लैट नंबर 402 गार्डन ईस्ट में गुलाम जिलानी नामी एक शख्स से मिलने जाते हो। क्या तुम मेरी बात को झुठलाने की पोजीशन में हो? तो तुम तो इस हद तक मुझ पर निगाह रखे हुए हो, तुम्हारी तवक्को से कहीं ज्यादा, मैंने कहा। उसके साथ ही शहजाद को दबाव कम करने का इशारा किया और दोबारा फवाद की तरफ मुतवज्जो हो गया। आज रात लगभग 9:30 बजे तक तुमने एक हसीना के साथ तारक रोड के एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में डिनर किया। फिर उस हसीना को छोड़ने के लिए तुम ब्रेटू रोड पर वाक़े एक लग्जरी बिल्डिंग में पहुंचे जिसके फ्लैट नंबर 402 में गुलाम जिलानी नामी एक शख्स रहता है। बताओ, गुलाम जिलानी और उस खूबसूरत लड़की से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? उसके चेहरे पर हिचकिचाहट के आसार नमूदार हुए। मेरे इशारे के बगैर ही शहजाद ने उसकी दुखती हुई उंगलियों को दबा दिया। वजीबा होते हुए बकरे की मां ने डकराया। मैंने कहा, फवाद, मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हें अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। ठीक है, हम तुम्हारा तमाम काम किए देते हैं। मेरे लहजे में झलकती संगीनी ने उसकी रही सही हिम्मत भी खवा कर दी। वो मुल्तजी अंदाज में बोला, फिर हाथों की इस मुसीबत से निकालो, मैं सब कुछ सच सच तुम्हें बताता हूँ। मैंने एक लम्हे में महसूस किया कि वो ताउन के लिए इंतहाई संजीदा था, लिहाजा मैंने उसकी रिहाई के लिए शहजाद को इशारा किया। अगली लम्हे वो दोनों हाथ झटकते हुए उठकर खड़ा हो गया। कुर्सी का पायों ने उसकी हथेलियों में नन्हे नन्हे गड़े बना दिए थे। तकलीफ की शिद्दत उसके चेहरे से अयां थी। मैंने उसे एक कुर्सी पर बैठने को कहा। अपने हाथों को एक दूसरे से दबाते हुए वो कुर्सी पर टिक गया। मैंने उसकी आंखों में घूरते हुए अपने सवाल को दोहराया तो वो किसी पसो पेश या तामल के बगैर बोला, जिंदगी है तो सब कुछ है। मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें सच जरूर बताऊंगा। उसने एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, गुलाम जिलानी हमारी तंजीम का एक अहम रुकन है। यूं समझ लो कि वो ईस्ट के बास सिराजुद्दीन को असिस्ट करता है। तुम खुद भी CFK में काफी अरसा काम कर चुके हो। ये सिस्टम तुम्हारे लिए नया नहीं है। बेशक मैं CFK के सिस्टम से बाखूबी आगाह हूँ। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हिल पार के नजदीक वाक़ई तंजीम का वो ठिकाना मेरा देखा वाला है। मैं शोएब गोरी से भी एक मरतबा वहाँ मुलाकात कर चुका हूँ। लेकिन तुम तो मलीर से वाबस्ता थे, फिर ईस्ट में कैसे नजर आ रहे हो? तुमने जोर वाले फ्लैट पर जो कार्रवाई की थी उसको देखते हुए मुझे मलीर से ईस्ट में तब्दील कर दिया गया है। अब मैं गुलाम जिलानी के अहकाम की तामील करता हूँ। वो नहायत ही अहम इंकशाफात कर रहा था। अगर मैं गुलाम जिलानी पर काबू पा लेता तो वो मुझे सिराजुद्दीन तक पहुंचा सकता था और इस तरह मुमकिन था मैं शोएब गोरी तक रसाई हासिल कर लेता। ईस्ट और सिराजुद्दीन से मैं नावाकिफ नहीं था, लेकिन वहाँ बराह रास्त कोई कार्रवाई करना सूदमंद साबित नहीं हो सकता था, इसलिए सीडी का सहारा लेना जरूरी था। मैंने पूछा, गुलिस्तान जोर के फ्लैट पर जहांगीर भी तुम्हारे साथ था? तुम दोनों मलीर से वाबस्ता थे जहाँ का बास सलीम वास्ती है। जहांगीर के साथ तुम लोगों ने क्या किया? जहांगीर के साथ वही सलूक किया गया जो किसी गद्दार का हक होता है, वो जहरीले लहजे में बोला।
जहांगीर CFK से गद्दारी के बाद तुमसे जा मिला था, इसलिए तंजीम के नजदीक वो गद्दार था। वो तो उसकी बदकिस्मती और मेरी खुशकिस्मती कि उसकी गफलत में मुझे होश आ गया। वो रकम वसूल करने के चक्कर में ताबिंदा नामी उस लड़की के साथ मसरूफ था कि मैं खामोशी से उस फ्लैट से निकल आया। जाहिर उसके बाद मैं सीधा सलीम वासी के पास पहुंच गया। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर सफाकी से बोला। फिर जहांगीर को उस फ्लैट से जिंदा निकलने नहीं दिया गया, वो गद्दारी की सजा को पहुंच गया। मैं एक तवील और बोझल सांस लेकर रह गया। फवाद ने हमारे अंदाजे की तस्दीक कर दी थी। मैं और मिनास बाकर भी इसी नतीजे पर पहुंचे थे, वरना कोई वजह नहीं थी कि जहांगीर मिनास के दफ्तर तक ना पहुंच पाता। CFK से इसी किस्म की सफाकियत की तवक्को की जा सकती थी। मैंने फवाद को मुखातिब करते हुए तंजिया लहजे में कहा, इस एफिशिएंसी पर तंजीम में तुम्हारा रुतबा तो बुलंद हुआ होगा। हाँ, इस कारनामे ने मुझे खासी तरक्की दी है। वो फखरिया लहजे में बोला। अब मैं एक ऐसे आदमी से एहकाम लेता हूँ जो बास का असिस्टेंट है। ये मेरे लिए खासा अहम है। मैंने चुभते हुए लहजे में दरियाफ्त किया, इस वक्त तुम खुद को किस खाने में फिट करते हो, गद्दार या वफादार? क्या मतलब है तुम्हारा? वो ज्यादा नजर से मुझे देखते हुए बोला। मतलब साफ जाहिर है, मैंने बदस्तूर सख्त लहजे में कहा। जहांगीर ने मुझसे इलाक करते हुए तंजीम के राजों पर से पर्दे उठा दिए। इस बात से गर्व नहीं कि उसने ये काम मेरी दोस्ती या तंजीम की दुश्मनी में किया। बहरहाल CFK की नजर में वो एक गद्दार था जो मौत का हकदार था, और तुम भी इस वक्त यही हरकत कर रहे हो। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर सर्द निगाह से उसे देखा। तुम भी तो मुझे तंजीम के अहम राजों से आगाह कर रहे हो। अगर इसकी बनक CFK तक पहुंच गई तो वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे, इसका तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा होगा। वो मायूसी से गर्दन झटकते हुए बोला, हाँ, इन मामलात को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। उसने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर उम्मीद भरी नजर से मुझे देखा और रसानियत से बोला, अगर मैं तुमसे ताउन नहीं करता तो तुम्हारे हाथों हराम मौत मरना होगा। मेरे लिए तो आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला है। अलबत्ता जहांगीर के मुकाबले में मैं खासा सेफ साइडेड हूँ। मेरी तंजीम से इस गद्दारी का कोई गवाह नहीं। जहांगीर की बदबख्ती कि मैंने उसके खिलाफ मुखबरी कर दी। अब अगर तुम मुझे छूट देना चाहो तो मेरा जुर्म तंजीम की नजर में नहीं आएगा। इस तरह मैं और मेरी गद्दारी भी पोशीदा रहेगी। फिर वो अतिया की तरफ देखते हुए बोला, ये बेचारी CFK या उसके किसी रुकन के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए इसकी तरफ से कोई खतरा नहीं। वैसे भी अगर ये किसी से कुछ कहे तो क्या कहे, इसकी समझेगा कौन? फवाद एक खुली हकीकत बयान कर रहा था। वाकई वो जहांगीर के मुकाबले में खासा खुशकिस्मत वाक़ई हुआ था। मैंने उसके कान कीड़े झाड़ते हुए कहा, तुम इस गूंगी औरत को इतना बेखबर और बेबस ना समझो। अभी शोएब और गुलाम जिलानी और CFK से मुतल्लक सारी गुफ्तगू इसके सामने हुई है। ये अब तुम्हारे साथ तो हरगिज नहीं रहेगी और अलग होकर तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकती है। ये सिर्फ गूंगी ही नहीं बल्कि बैरी भी है, फवाद ने बेपरवाही से कहा। हतिया सिर्फ इशारों की जबान में बोलती है और समझती है। मुझे 1% भी खदशा नहीं कि ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम पैदा कर देगी, और बिलफर्ज इसने इस किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं इसका माकूल बंदोबस्त भी कर दूंगा।